नमस्कार दोस्तों, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे मैटर्स इन आवर सराउंडिंग पार्ट 2। उसमें पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे, जो पार्ट 1 का वीडियो था उसमें हम लोग पढ़ चुके थे कि मैटर क्या होता है, मैटर किस चीज़ से बना हुआ होता है। तो मैटर जो है वो पार्टिकल से, छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ होता है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर, जो 3 स्टेट्स होते हैं मैटर के, सॉलिड, लिक्विड और गैस। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे मैटर का जो स्टेट है वो चेंज होता है। उसके बाद मेल्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, बॉइलिंग के बारे में, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, सब्लिमेशन, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, कैसे जो गैस है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, इवोपरेशन, कूलिंग इफेक्ट, कूलिंग काउज्ड बाय इवोपरेशन, ये सारा चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो है वो क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 2 है, यानी कि क्लास 9th का जो साइंस का फर्स्ट चैप्टर है उसका पार्ट 2। तो सबसे पहले हम टेम्परेचर से स्टार्ट करते हैं, यानी कि पीछे जो सारा चीज़ था वो कंप्लीट हो चुका था। अब आगे का जो है वो टेम्परेचर। तो कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर एंड एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है? तो जिस यूनिट में हम लोग मेनली सारे टेम्परेचर के मेजरमेंट्स को करते हैं, जैसे कि अगर हमसे कोई पूछे कि वाटर जो है वो किस बॉयल्स करता है तो किस टेम्परेचर पे, तो हम लोग बोलेंगे कि 100 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद अगर पूछे कि आइस जो है वो मेल्ट करता है कितने डिग्री सेल्सियस पे, तो 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो डिग्री सेल्सियस ये है जो है कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि साधारण तौर पे हम लोग जो यूनिट यूज करते हैं वो हमारा कॉमन यूनिट हुआ। और ऐसा यूनिट जो है सो स्टैंडर्ड यूनिट है, जिसमें कि हम लोग स्टैंडर्ड तौर पे किसी भी टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है वो केल्विन होता है। केल्विन को डिग्री केल्विन नहीं लिखते हैं। अब किसी भी यूनिट को अगर केल्विन में हमें चेंज करना हो तो क्या करते हैं कि उसमें 273 ऐड कर देते हैं। जैसे कि अगर पूछा जाए कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना है, तो अगर डिग्री सेल्सियस में हम बोलेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अगर केल्विन में हम बोलें तो वो हो जाता है 273 केल्विन। और उसी तरीके से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइस जो है वो डिग्री सेल्सियस में है तो 100 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में तो 373 केल्विन, यानी उसमें हम 273 में क्या किया कि 100 डिग्री सेल्सियस को ऐड कर दिए। तो इस तरीके से डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि मैटर का जो स्टेट है वो कैसे चेंज होगा, यानी सॉलिड से लिक्विड कैसे होगा, लिक्विड से गैस कैसे होगा, उसके बाद गैस से फिर लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, इस तरीके से वो कैसे चेंज होगा। तो हमारा जो मैटर है हम लोग जानते हैं कि 3 फिजिकल स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट, जिसको कि गैसियस स्टेट को हम लोग वेपर स्टेट भी कहते हैं। तो अगर हम एग्जांपल ले लें अपने सिंपल वाटर का, तो वाटर जो है वो अगर सॉलिड स्टेट में रहे तो सॉलिड स्टेट में वो क्या होता है, आइस होता है। लिक्विड स्टेट में अगर रहे तो लिक्विड स्टेट में तो वाटर रहता ही है, और जब गैसियस स्टेट में तो उसे हम स्टीम कहते हैं या फिर वाटर वेपर। तो ये जो है 3 स्टेट हो गया। तो कैसे कैसे हम स्टेट को, यानी कि किसी भी मैटर के स्टेट को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, उसके फिजिकल स्टेट को? तो 2 तरीके से। पहला जो तरीका है तो बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, यानी कि उस मैटर के टेम्परेचर को चेंज करके उसके स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं, या फिर बाय चेंजिंग द प्रेशर, उसके प्रेशर को चेंज करके, या फिर कहीं कहीं किसी किसी केस में दोनों को चेंज करना पड़ता है। तो चेंज करने में या तो हम उसको बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं, टेम्परेचर को भी या फिर प्रेशर को भी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि टेम्परेचर का क्या क्या इफ़ेक्ट होता है किसी भी मैटर पे, यानी कि अगर हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो उस मैटर में क्या चेंजिंग आएगा। तो सबसे पहला जो है वो है हमारा है कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना है, यानी कि जो हमारा मैटर सॉलिड है उसको हमें लिक्विड में बदलना है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग। तो वैसा प्रोसेस जिसमें कि हमारा जो सब्सटेंस है वो लिक्विड, जो हमारा सॉलिड है उसको जब हम हीट करें तो हीटिंग के बाद वो लिक्विड में चेंज हो जाए, तो इसी को हम कहते हैं मेल्टिंग, या फिर इसको हम फ्यूजन भी कहते हैं। तो जैसे कि हम आइस ले लिए और आइस को अगर हम हीट कर रहे हैं तो हीट करने के बाद वो क्या होगा कि वो चेंज हो जाएगा हमारा लिक्विड में, यानी लिक्विड वाटर में। तो जो टेम्परेचर, अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा किसी भी सब्सटेंस का, ये तो मेल्टिंग हम लोग जान गए। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, तो वो टेम्परेचर जिसमें कि सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट करके लिक्विड में चेंज हो जाए, यानी कि सॉलिड से वो लिक्विड में चेंज हो जाए, और एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि जो हमारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर है उसी प्रेशर पे, प्रेशर को हमें चेंज
नहीं करना है। तब हम कहेंगे कि वो जो टेम्परेचर है जिस पे कि हमारा सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट करके लिक्विड में चेंज हुआ एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसी को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस, यानी कि जो सब्सटेंस है उसका मेल्टिंग पॉइंट। तो अगर आइस होगा तो अगर आइस हम लेंगे और उसको हम मेल्ट करेंगे तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। अब मेल्टिंग पॉइंट जो है क्या, तो वो है मेजर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, जो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उसी को हम मेज़र करते हैं, यानी कि उसी को हम मेज़र करते हैं और उसी से हमें पता चलता है कि मेल्टिंग पॉइंट कितना है। यानी कि जो भी सब्सटेंस, यानी कि जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसके पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा, यानी कि उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे कि आइस हो गया तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। वैक्स है तो आइस से थोड़ा हार्ड होता है तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 63 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम आयरन का बात करते हैं, यानी कि लोहा का, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो इस कारण उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 1535 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा होगा। तो अब सॉलिड जो है वो लिक्विड में कब चेंज होगा, तो तब चेंज होगा जब हम उसको सिग्निफिकेंट, यानी कि पर्याप्त मात्रा में हीट हम उसको देंगे। किस लिए, तो उसके फिजिकल स्टेट को चेंज करने के लिए, तभी वो लिक्विड में चेंज होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अब नेक्स्ट जो है, पहले तो हम लोग पढ़े कि क्या सॉलिड से कैसे लिक्विड में चेंज करेंगे, तो वो क्या हो गया, मेल्टिंग। अब लिक्विड को हमें गैस में चेंज करना है, तो लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे कि बॉयल होगा उसके बाद, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेपोराइजेशन, या फिर पहले तो बॉइलिंग होगा और उसके बाद वेपोराइजेशन। तो वैसा प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड सब्सटेंस चेंज इनटू अ गैस रैपिडली ऑन हीटिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग, यानी कि वैसा प्रक्रिया जिसमें कि हमारा जो लिक्विड सब्सटेंस है वो लगातार गैस में चेंज होगा। कब, जब हम उस लिक्विड को हीट करेंगे, तो उसी को हम कहते हैं बॉइलिंग। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, तो वैसा टेम्परेचर जिस पे कि हमारा लिक्विड जो है वो बॉयल करना शुरू कर दे और बॉयल करते करते वो रैपिडली गैस में चेंज होते रहे। इसमें भी एक चीज़ ध्यान देना है कि जो प्रेशर होगा वो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा, प्रेशर को हमें चेंज नहीं करना, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही जब हमारा लिक्विड बॉयल करके गैस में चेंज होते रहे तो उसी पॉइंट को हम कहते हैं, यानी जिस टेम्परेचर पे वो चेंज हो तो उसी पॉइंट को हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। जैसे कि अगर वाटर का हमें बॉइलिंग पॉइंट बताना हो तो 100 डिग्री सेल्सियस बताते हैं। इसमें भी जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ जो लिक्विड है वो भी उसके फोर्स, पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वही है, यानी कि जितना जो लिक्विड है उसके पार्टिकल्स में जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, यानी कि एक दूसरे से जितना ज़्यादा फोर्स से वो जुड़ा हुआ रहेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे कि वाटर का हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। अब मरकरी है तो मरकरी भी जो है वो लिक्विड है, उसको भी जब हम बर्न करेंगे, बॉयल करेंगे तो वो भी गैस में चेंज होगा, तो उसका जो है वो बहुत ज़्यादा है, 357 डिग्री सेल्सियस पे जो हमारा मरकरी है वो बॉयल करता है। तो इसमें भी जब लिक्विड को हम हीट करेंगे तो उसका फिजिकल स्टेट जो है वो चेंज होकर के गैस हो जाएगा। अब जो गैस है तो गैस में अब क्या करेंगे, तो गैस को फिर से किस में हमें चेंज करना है, लिक्विड में। तो गैस को लिक्विड में चेंज करना है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, अभी तक तो हम कर क्या रहे थे कि टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे थे, यानी टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे थे। अभी हम करेंगे क्या कि टेम्परेचर को कम करेंगे, यानी कि उसको कूल करेंगे। तो द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ गैस या फिर वेपर टू अ लिक्विड बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन का क्या डेफिनेशन हो गया कि वैसा प्रक्रिया जिसमें कि हम गैस को चेंज कर दें, गैस या वेपर को चेंज कर दें किसमें, लिक्विड में। कैसे, तो कूल करके, तो उसको हम कहेंगे कंडेंसेशन। तो बेस्ट एग्जांपल है कि हम करेंगे क्या कि केटली लिए, केटली में वाटर बॉयल हो रहा है, बॉयल होकर के उसमें से जो वेपर निकल रहा है उसको फ्राइंग पैन एक रखेंगे, तो फ्राइंग पैन पे क्या होगा कि वेपर जाके वहाँ डिपॉजिट होगा और उसके बाद उस फ्राइंग पैन के ऊपर हमें क्या रखना है, तो आइस रखना है ताकि वो जल्दी से ठंडा हो जाए। तो उसके बाद और एक नीचे बीकर रखेंगे, उसमें वाटर ड्रॉपलेट गिरते जाएगा, नहीं कि वो कंडेंस हो रहा है।
जो वेपर है वो ठंडा होकर के कूल होकर के कंडेंस हो रहा है और फिर वो वेपर जो गैस था वो लिक्विड में चेंज हो रहा है। नेक्स्ट जो है वो लिक्विड से सॉलिड। तो लिक्विड से सॉलिड जो है बनाने का प्रोसेस उसको हम कहते हैं फ्रीजिंग, यानी कि उसको हम क्या करते हैं, फ्रीज करते हैं। जैसे कि पानी को अगर हम फ्रीजर में रख देते हैं तो वो जमकर बर्फ़ बन जाता है। तो वैसे ही द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड इनटू अ सॉलिड, यानी कि वैसा प्रक्रिया जिसमें कि हम क्या करें कि किसी भी लिक्विड को सॉलिड में चेंज करें। कैसे? तो इसको भी कूलिंग के द्वारा ही हम कर सकते हैं। तो बाय कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। तो फ्रीजिंग मतलब होता क्या है कि उसको सॉलिड बनाना, ठोस बना देना। और फ्रीजिंग जो है वो रिवर्स है मेल्टिंग का। मेल्टिंग में होता क्या था कि सॉलिड को हम कन्वर्ट करते थे लिक्विड में, और इसमें हम कर क्या रहे हैं कि लिक्विड को कन्वर्ट कर रहे हैं सॉलिड में। तो बिल्कुल अपोजिट हो गया। अब इसमें अब हमें पता क्या चला कि किसी भी कंक्लूजन क्या निकला कि किसी भी मैटर का स्टेट कैसे चेंज हो सकता है। तो चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, यानी कि उसके टेम्परेचर को चेंज करके, या तो टेम्परेचर को हम राइज करें यानी कि उसको हम हीट करें उस मैटर को, या फिर हम उसको कूल करें या टेम्परेचर को डिक्रीज करें। तो या तो हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, इससे होगा क्या कि उसके स्टेट में चेंजिंग आ जाएगा। जैसे कि यहाँ फिगर में दिख रहा है कि सॉलिड स्टेट था, उसको जब हम हीट किए तो वो मेल्ट होकर लिक्विड स्टेट में, और फिर से उसको लिक्विड को फिर अगर हम हीट करते हैं तो वो बॉयल होकर के गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। और जो गैसियस स्टेट है उसको जब हम कूल करते हैं, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन, तो वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है। और लिक्विड को जब हम फर्दर कूल करते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं फ्रीजिंग, तो वो सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाता है। अब जो मेन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट होता क्या है? तो वैसा हीट एनर्जी जिसको कि हम सप्लाई करते हैं किसी भी मैटर के स्टेट को चेंज करने के लिए, तो उसी को हम कहते हैं लेटेंट हीट। और लेटेंट मतलब होता क्या है? तो लेटेंट मतलब होता है हिडन, यानी छिपा हुआ, यानी कि जो हीट है वो छिपा हुआ रहता है। तो इस केस में होता क्या है कि जब भी हम किसी भी मैटर का स्टेट जब चेंज होते रहता है, और अगर हम थर्मोमीटर से उस मैटर का टेम्परेचर मेजर करते हैं तो उसका टेम्परेचर में कोई चेंजिंग नहीं होता, यानी जितना वो टेम्परेचर था पहले वाले स्टेट में, यानी कि मैटर के पहले वाले स्टेट में, वही दूसरे वाले स्टेट में भी रहता है, यानी कि टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। तो वो टेम्परेचर जाता आखिर कहाँ है? टेम्परेचर जब चेंज नहीं हुआ किसी भी सब्सटेंस का, तो वो टेम्परेचर गया कहाँ? तो वो टेम्परेचर जो है वो उसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है उसको ओवरकम करने में लग जाता है, यानी कि उसके फोर्स को ब्रेक करता है। तो पार्टिकल्स के बीच में जो है वो गैप थोड़ा बढ़ जाता है। तो इस तरीके से जो लेटेंट हीट है वो उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में लगता है, और उसके बीच जो पार्टिकल्स हैं उसके काइनेटिक एनर्जी को भी बढ़ा देता है। तो अब लेटेंट हीट जो है वो कितने टाइप्स के? तो लेटेंट हीट जो है वो दो टाइप्स के हैं। फर्स्ट जो है हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और सेकंड जो है वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो लेटेंट हीट तो हम लोग समझ गए हैं कि वो छिपा हुआ रहता है और उसमें कोई टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता है। तो सबसे फर्स्ट जो है वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, जिसमें कि सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज होगा। तो इसके लिए हम करेंगे क्या कि सिंपली एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिससे कि इजीली समझ में आए। तो एक बीकर लेंगे और एक बर्नर लेते हैं। तो बीकर में हम करेंगे क्या कि क्रस्ड आइस लेंगे, और उसके बाद उसमें हम एक थर्मामीटर डाल देंगे जिससे कि टेम्परेचर मेजर होगा। तो क्रस्ड आइस जो है तो आइस, तो टेम्परेचर कितना रहेगा? 0 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हम उसको हीट करेंगे। तो हीट अगर हम उसको कर रहे हैं तो हीट करते करते वो क्या होगा? धीरे धीरे वो लिक्विड में चेंज होने लगेगा, यानी कि वाटर में वो चेंज होने लगेगा। और लेकिन फिर भी जो थर्मामीटर का जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होगा, यानी 0 डिग्री सेल्सियस के 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तो आखिर ये हीट जो है वो जा कहाँ रहा है? तो हीट जो है उसके जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है उसको ओवरकम करने में। और ये इसका जो टेम्परेचर है थर्मामीटर का वो तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक कि एक छोटा सा भी टुकड़ा आइस का उस बीकर में रहेगा, यानी जब तक वो पूरी तरीके से वाटर में कन्वर्ट ना हो जाए वो क्रस्ड आइस, तब तक उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते रहेगा। तो ये हो गया हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में क्या होता है कि वो टूट करके जो हमारा सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट, अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो होता क्या है? तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉलिड इज़ द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स, यानी कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो किसी भी सॉलिड का
वो हीट का क्वांटिटी होता है, यानी वो हीट का मात्रा होता है जिसको कि हम जूल में मेजर करते हैं, जो कि रिक्वायर्ड होता है, ज़रूरत होता है 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने में, यानी कि उतना हीट का मात्रा जो कि 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर दे विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, बिना टेम्परेचर के चेंज हुए, उसी को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या फिर लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। अब वाटर का जो लेटेंट हीट है वो होता है 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम। तो ये होता है वाटर का मतलब जब हम आइस को हीट करेंगे तो इतना लेटेंट हीट हमें देना पड़ता है, तब वो कन्वर्ट होता है किस में, तो वो कन्वर्ट हो जाता है हमारा लिक्विड वाटर में, और टेम्परेचर में कोई चेंजिंग नहीं आता है। और उसी तरीके से अगर हमारा जो आइस है वो 0 डिग्री, अब एक पॉइंट और जिसको कि हम लोग जान लें, तो जो आइस है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पे वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव कूलिंग करता है किसके कंपेरिजन में, तो वाटर अगर हमारा 0 डिग्री सेल्सियस है उसके कंपेरिजन में। तो ऐसा क्यों, दोनों तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही हैं, तो वाटर उतना कूल नहीं कर पाता है हमारा, लेकिन आइस कर देता है। तो इसका कारण क्या है कि उसको जो हमारा आइस था उसको वाटर में कन्वर्ट होने में लेटेंट हीट हमें देना पड़ा, जो कि उसके अंदर छिपा हुआ है, यानी कि उसमें हीट है। तो हीट कितना है, तो जो लेटेंट हीट दिए यानी कि 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम। तो ये जो लेटेंट हीट था इसी के कारण वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं होता, यानी कि वाटर जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस के कंपेरिजन में इफ़ेक्टिव नहीं होता है। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यानी कि इसमें क्या होगा कि वेपर बनेगा, लिक्विड जो है वो हमारा गैस में चेंज होगा। तो जब अब कैसे गैस में चेंज होगा, तो वाटर जो है वो हाँ, अगर हम उसको बॉयल करेंगे, वाटर को जब हम बॉयल करेंगे तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे जब पहुंचेगा तो वो बॉयल करना शुरू कर देगा, और जब वो गैस में चेंज होते रहेगा फिर भी अगर हम उसको थर्मामीटर से उसका टेम्परेचर को मेज़र कर रहे हैं तो उसके टेम्परेचर में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, यानी वाटर वेपर या स्टीम में जब वो चेंज हो रहा है तो उसके टेम्परेचर में कोई चेंजिंग नहीं। तो यहाँ भी वो हीट जो हम दे रहे हैं कंटिन्यूसली बर्नर से, वो जा कहाँ रहा है, तो वो उसके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है उसको ओवरकम करने में लग रहा है, यानी कि उस फोर्स को वीक करने में। तो लेटेंट हीट वहाँ गया, इस कारण से जो टेम्परेचर था वो राइज नहीं किया, 100 डिग्री सेल्सियस का 100 डिग्री सेल्सियस ही रह गया। तो जिस तरीके से हम डिफाइंड किए थे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का, उसी तरीके से लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का भी डिफाइन है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, तो द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ अ लिक्विड इज़ द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल, यानी कि जूल में हीट का क्वांटिटी हमें किस में लेना है, जूल में, जो कि रिक्वायर्ड हो 1 kg लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने में विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, यानी बिना टेम्परेचर में बदलाव हुए, इसी को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और इसका जो वैल्यू होता है, यानी कि वाटर का लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है उसका वैल्यू होता है 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम, यानी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से ज़्यादा होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और इसमें भी जो हीट हम लोग सप्लाई किए वो किस में चेंज हो गया, तो उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में। अब इससे जैसे पिछले एग्जाम्पल में क्या था कि हमारा जो आइस होता है वो ज़्यादा कूल होता है किसके कंपेरिजन में, तो वाटर के कंपेरिजन में, अगर दोनों 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो वैसे ही जो स्टीम होता है उसका भी, स्टीम का भी जो टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस ही होता है, और जो बॉइलिंग वाटर रहता है बिल्कुल बॉयल करते रहता है उसका भी टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस ही होता है। लेकिन अगर स्टीम से कोई चीज़ जलता है, यानी कि भाप से अगर हाथ वगैरह अगर गलती से जल गया तो वो जो है वो ज़्यादा गहरा घाव देगा, यानी बहुत ज़्यादा वो जला हुआ रहेगा और हमें बहुत ज़्यादा दर्द भी देगा, किसके कंपेरिजन में, तो वाटर से जो जला हुआ रहेगा उसके कंपेरिजन में। उसके बाद है नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन क्या है, तो सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हमारा जो सॉलिड है वो डायरेक्टली चेंज हो जाता है वेपर में, और जब हम उसको हीट करते हैं, और जो हमारा वेपर है अगर हम उसको कूल करें तो वो डायरेक्टली चेंज हो जाता है हमारा
सॉलिड में। इसी को हम कहते हैं सब्लिमेशन, यानी कि सॉलिड से वेपर में चेंज हो या फिर वेपर से सॉलिड में चेंज हो, दोनों प्रोसेस को हम सब्लिमेशन ही कहेंगे। तो यहाँ सब्लिमेशन का वही डिफिनेशन दिया हुआ है। अब जो कॉमन सब्सटेंस है जो कि सबलाइम होता है, यानी कि जिसमें सब्लिमेशन हम देख पाते हैं, वो है हमारा अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कैम्फर यानी कि कपूर, हमारा नेफ्थलेन बॉल, जो नेफ्थलेन बॉल रहता है कपड़े में हम लोग डालते हैं ताकि उसमें कीड़ा ना लगे, उसके बाद एंथ्रेसिन। ये सब जो कॉमन सब्सटेंस हैं, इनमें क्या होता है कि सबलाइम कर जाते हैं डायरेक्टली। तो होता क्या है कि जैसे अगर सॉलिड है तो जैसे हमारा नेफ्थलेन बॉल है या फिर कपूर है, तो कपूर का जो गोली रहता है वो सॉलिड रहता है, सॉलिड फॉर्म में रहता है। और अगर हम उसको खुला छोड़ दें, यानी कि एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ दें, तो कुछ दिन बाद, 1-2 दिन बाद देखेंगे कि वो गायब हो गया। तो हम कहते हैं क्या है कि वो उड़ गया, यानी कि वो उड़ा कैसे, तो वो वेपर बन गया, गैस बन गया, बिना लिक्विड बने। तो डायरेक्ट ये चेंज हो गया किस में, तो डायरेक्ट ये चेंज हो गया हमारा गैस में। तो ये है सब्लिमेशन का कुछ एग्जाम्पल। उसके बाद हम लोग देखे होंगे कि कहीं कहीं बहुत सारा स्टेज शो होता है तो उसमें धुआं दिखता है, मतलब उसके इफेक्ट को ज़्यादा बढ़ाने के लिए क्या करता है कि स्टेज पे नीचे धुआं दिखाता है। तो ये भी सब्लिमेशन का ही प्रोसेस है। इसमें होता क्या है कि ड्राई आइस रहता है, यानी कि ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहता है, जिसको कि हम लोग ड्राई आइस भी कहते हैं। और वो जब हम उसको नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर पे जब हम रखते हैं तो वो सबलाइम करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस में चेंज हो जाता है, जिसके कारण हमें लगता है कि वहाँ पे धुआं जैसा कुछ निकल रहा है। जैसे कि बहुत सारे सीरियल में इंद्र भगवान का दिखाया जाता है स्वर्गलोक, तो वहाँ पे धुआं जैसा रहता है। नेफ्थलेन बॉल का तो हो ही गया। उसके बाद इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, तो चेंज ऑफ टेम्परेचर से हम लोग समझ गए। अब चेंज ऑफ प्रेशर से, यानी प्रेशर हम चेंज करेंगे तो उसके स्टेट में क्या क्या चेंजिंग होगा। तो फिजिकल स्टेट जो है मैटर का, वो प्रेशर चेंज करने पर भी चेंज होता है, यानी सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो सकता है, लिक्विड जो है गैस में चेंज हो सकता है। तो ये कैसे, सो आगे देखते हैं। तो गैस को अगर हम लिक्विफाइड करना हो, यानी कि गैस को जब हमें लिक्विड बनाना हो, तो हम उसमें प्रेशर अप्लाई करेंगे, यानी कि प्रेशर को इंक्रीज करेंगे और टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, तब जो हमारा गैस है वो लिक्विफाइड हो जाएगा। तो यहाँ जैसे फिगर में हम देख सकते हैं कि गैस पार्टिकल्स जो है वो एक सिलेंडर में, और सिलेंडर के ऊपर पिस्टन लगा, उसको जब हम प्रेस कर रहे हैं और साथ साथ में क्या कर रहे हैं कि कूल भी कर रहे हैं, यानी टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं। तो वो क्या रहा है कि वो धीरे धीरे कंप्रेस होते गया और कूल भी होते गया, तो जो हमारा गैस था वो लिक्विड में चेंज हो गया। तो इसलिए लिखा हुआ क्या है कि गैसेज कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग टेम्परेचर, यानी गैसेज को हम लिक्विफाइड कर सकते हैं प्रेशर अप्लाई करके और टेम्परेचर को कम करके। तो इस तरीके से अमोनिया गैस जो है उसको लिक्विफाइड किया जाता है बहुत हाई प्रेशर करके और टेम्परेचर को कम करके। उसके बाद सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, मतलब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ड्राई गैस जिसको हम कहते हैं, उसको भी हाई प्रेशर पे रखा जाता है और टेम्परेचर बिल्कुल लो कर दिया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा इवोपरेशन। इवोपरेशन होता क्या है, तो इवोपरेशन वैसा प्रोसेस है जिसमें कि हमारा जो लिक्विड है वो गैस में चेंज हो या फिर वेपर में चेंज हो। तो इसको तो हम वेपोराइजेशन भी कह सकते थे, लेकिन नहीं, वेपोराइजेशन नहीं कहेंगे, इसको इवोपरेशन कहेंगे। क्यों, क्योंकि जो टेम्परेचर होता है इस दौरान वो बिलो होता है बॉइलिंग पॉइंट से, यानी बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर ही किसी भी लिक्विड का गैस में चेंज होना, उसी को हम कहते हैं इवेपोरेशन। तो बेस्ट एग्जांपल इसका क्या है कि जब हम नमक बनता है तो जो समुद्र का पानी होता है, सी वाटर, उससे नमक बनाया जाता है, तब इवेपोरेशन के थ्रू ही होता है, उसको गर्म करके वैसा नहीं किया जाता है। तो इसमें भी जो चेंज होना है, क्योंकि स्टेट चेंज होना है, तो जब स्टेट चेंज होना है तो हमें लेटेंट हीट का ज़रूरत पड़ेगा। तो इवोपरेशन भी तभी होता है जब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है वो सप्लाई किया जाता है। तो ये सप्लाई होता है एटमॉस्फेयर से, यानी एटमॉस्फेयर की जो हीट है उससे। उसके बाद जो है कि कौन कौन सा फैक्टर जो है वो इवोपरेशन को अफेक्ट करता है, यानी कि इवोपरेशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से कारक हैं। तो सबसे फर्स्ट जो है वो टेम्परेचर जो है वो इवोपरेशन को अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट जो है हमारा सरफेस एरिया, थर्ड जो है वो ह्यूमिडिटी, और फोर्थ जो है वो विंड स्पीड, यानी कि हवा की गति। तो सबसे पहले टेम्परेचर को डिस्कस करेंगे, यानी कि टेम्परेचर जैसे जैसे हम इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे हमारा जो
रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो भी बढ़ते जाएगा। यानी कि टेम्परेचर अगर ज़्यादा हम देंगे, या फिर जैसे कि अगर कोई चीज़ को हम खुला छोड़ दिए, गर्मी ज़्यादा है, अगर पानी है, अगर गर्मी ज़्यादा है, उसको अगर हम धूप में रख देते हैं तो वो जल्दी सूख जाएगा। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो टेम्परेचर पे डायरेक्टली डिपेंडेंट हो गया। उसके बाद सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड, यानी कि सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, यानी कि जितने ज़्यादा एरिया में लिक्विड फैला हुआ रहेगा उतना ही जल्दी वो इवोपरेट करेगा। जैसे कि हम कपड़ा का एग्जांपल लेते हैं। कपड़ा हम लोग धोते हैं और कपड़े को सूखने के लिए डालने से पहले उसको क्या करते हैं, स्प्रेड कर देते हैं, यानी फैला देते हैं, ताकि उसका जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा हो जाए। तो जब सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो वो आसानी से सूख जाएगा। नहीं तो हम ऐसे ही उसको रख दें, मतलब धो के उसको ऐसे ही रख दें बिना फैलाए हुए, तो वो जल्दी नहीं सूखेगा। थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो ह्यूमिडिटी ऑफ एयर है। तो ह्यूमिडिटी होता क्या है? तो ह्यूमिडिटी जो है वो प्रेजेंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो हमारे एयर में जो प्रेजेंट होता है उसी को हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ भी है ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। तो ये बताता है कि डिग्री ऑफ डैम्पनेस ऑफ एयर, यानी कि एयर में कितना वाटर मॉलिक्यूल्स है। तो जब ह्यूमिडिटी लो होगा, यानी कि वाटर ड्रॉपलेट्स का जो प्रेजेंस है वो हमारे एयर में कम होगा, तब रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो ज़्यादा होगा। और अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो कम होगा। क्योंकि अब इसका एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि क्या होता है कि बरसात के दिनों में हमारे एयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है, क्योंकि बारिश होते रहता है तो वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं, वाटर पार्टिकल्स जो हैं हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहते हैं। तो इस कारण जो कपड़ा है अगर हम उसको डालते हैं सूखने के लिए तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि वहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। यानी ह्यूमिडिटी जब कम होगा तो इवोपरेशन ज़्यादा होगा। नेक्स्ट जो है वो विंड स्पीड। तो विंड स्पीड जो है यानी कि हवा की गति, तो विंड स्पीड जितना ज़्यादा होगा यानी कि तो हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना ही ज़्यादा होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है क्या, कि कूलिंग काउज्ड बाय इवोपरेशन। इवोपरेशन के दौरान कैसे हमें कूल होता है या फिर किसी चीज़ को कैसे कूल कर सकते हैं। तो द कूलिंग काउज्ड बाय इवोपरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द लिक्विड इवोपरेट्स। तो कूलिंग कैसे होता है, तो जो लिक्विड है हमारा इवोपरेट्स होता है। तो जैसे ही जिस भी सब्सटेंस पे हम लिक्विड रखे हुए हैं और जब वो इवोपरेट हुआ, तो इवोपरेट होने के लिए यानी कि उसके स्टेट को चेंज होने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी, तो लेटेंट हीट की। तो लेटेंट हीट उसके पास आएगा कहाँ से, तो जिस भी सब्सटेंस के वो कांटेक्ट में है तो वहाँ से वो लेटेंट हीट ले लेगा। तो किसी भी सब्सटेंस से अगर हीट वो ले लेता है तो उस सब्सटेंस जो है वो तो कूल होगा ही। तो इसका बेस्ट एग्जांपल हम क्या कर सकते हैं कि पेट्रोल को या फिर ईथर को अपने पाम पे यानी कि अपने हथेली पे रखते हैं, तो कुछ देर में वो क्या होता है कि हम बोलते हैं कि उड़ गया या फिर वो वेपर में चेंज हो गया। लिक्विड पेट्रोल था वो वेपर में चेंज हुआ और उसके बाद हमारा जो पाम है वो कूल फील करता है। क्यों? क्योंकि हमारे पाम का जो एनर्जी था, हीट एनर्जी, वो अपने लेटेंट हीट में कन्वर्ट कर दिया, इस कारण हमें कूल फील हुआ। और गर्मी के दिनों में अगर हम मटका में पानी रखते हैं तो क्या होता है कि मटका के बाहर से हमेशा जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो इवोपरेट होते रहते हैं। तो इवोपरेट होते हैं, तो इवोपरेट होने के लिए उसको क्या चाहिए, तो वहाँ भी चाहिए उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन चाहिए। तो वो हीट कहाँ से लेता है, तो जो मटका के अंदर पानी है या फिर मटका का जो टेम्परेचर है वहाँ से वो हीट लेगा। तो जब वो हीट वहाँ से उसे मिलेगा तो वो उसको कूल करेगा। तो इस तरीके से कुछ एग्जांपल्स हो गए किसके, तो कूलिंग काउज्ड बाय इवोपरेशन के। उसके बाद हम लोग करते क्या है कि गर्मी के दिनों में कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं ताकि हमें कूल फील हो और हम कंफर्टेबल फील करें, बल्कि जबकि अगर हम सिंथेटिक क्लॉथ्स पहनते हैं तो उतना कूल फील नहीं करते हैं। तो होता क्या है कि गर्मी के दिन में हमारा शरीर जो है उसमें से स्वेट निकलता है यानी पसीना, और पसीना जो है कॉटन क्लॉथ्स अच्छे से उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जब भी हवा बहती है तो वो क्या करती है कि जो स्वेट से हमारा जो क्लॉथ्स है वो भींगा हुआ रहता है उसको वो सुखाती है। तो जब वो सूखता है यानी कि इवोपरेट होता है, वो इवोपरेट होता है क्या, तो जो स्वीट है, जो लिक्विड है, वो इवोपरेट होकर गैस में चेंज होता है। तो जब वो गैस में चेंज होगा तो उसको लेटेंट हीट चाहिए, और लेटेंट हीट वो कहाँ से लेता है, तो हमारे बॉडी से। तो इस कारण से हमारा बॉडी जो है वो कूल फील होता है, क्योंकि यहाँ से तो हीट जा रहा है, तो कहीं से भी अगर हीट रिलीज होगा तो वो कूल तो होगा ही, इसलिए हमें कोल्ड फील होता है। उसके बाद
अब एक और एक्सपेरिमेंट है जिसमें कि हम शो करेंगे कि जो एयर है उसमें वाटर वेपर प्रेजेंट रहता है। तो इसके लिए करना क्या है कि एक हमें स्टील का टम्बलर लेना है, यानी स्टील का ग्लास लेना है, उसमें कुछ क्रश्ड आइस यानी कि क्रश किया हुआ आइस हम डाल देंगे, और उसके बाहर का जो सरफेस रहेगा, यानी कि जो स्टील टम्बलर है, स्टील का ग्लास है, उसके बाहर के सरफेस को पूरा अच्छे तरीके से हम पोंछ देंगे किसी सूखे कपड़े से, ताकि कुछ भी पानी का, वाटर का ड्रॉपलेट्स उसके बाहर ना रहे। और थोड़ी देर अगर हम छोड़ देते हैं तो देखते क्या है कि उस ग्लास के बाहर वाटर का बहुत सारा ड्रॉपलेट्स जो है वो इकट्ठा हो गया। तो आखिर वो आया कहाँ से? क्या जो आइस था वो मेल्ट करके और ग्लास से होते हुए ग्लास में मतलब होल करके और बाहर निकल गया? तो नहीं, ऐसा नहीं। वो अगर उसमें होल करेगा तो उसमें अगर हम पानी डालेंगे तो पानी भी बाहर बह जाएगा, यानी कि ग्लास में से वो, ग्लास के अंदर से वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो नहीं आया है। तो वो आखिर आया कहाँ से? तो वो आया कहाँ से? तो हमारे जो एटमॉस्फेयर में, यानी हमारे जो इन्वायरमेंट में जो वाटर के ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट हैं, यानी वाटर का जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है हमारे एयर में, वही वाटर वेपर जो है जब कूल हुआ, यानी कि उसका जो लेटेंट हीट है वो रिलीज्ड हो गया उसमें से, उसमें जो लेटेंट हीट था जो वो यूज किया था वेपर में चेंज होने में, वो रिलीज हुआ, तब वो अपने स्टेट को चेंज करके और वाटर में चेंज हो गया। तो इस कारण से वाटर ड्रॉप का फॉर्मेशन होता है हमारे स्टील टम्बलर के बाहर, जब उसके अंदर हम क्रश्ड आइस को रखते हैं। अब दो और स्टेट है हमारे मैटर का, एक है प्लाज्मा और दूसरा है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो अब कितने स्टेट हो गए? तो 5 स्टेट। तो प्लाज्मा स्टेट क्या है? तो इसमें जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस होते हैं, और ये नेचुरली अकर करते हैं कहाँ? तो नेचुरली अकर करते हैं ये सन में या फिर और भी जो दूसरे स्टार्स हैं उसमें, और इसी प्लाज्मा के कारण उसका लाइट हमें दिखता है। अब इसको हम लोग आर्टिफिशियली यानी कि अर्थ पे कैसे प्रेजेंट करते हैं या फिर कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं? तो इसको क्रिएट करने के लिए हमें करना क्या पड़ता है कि एक ग्लास ट्यूब लेंगे और ग्लास ट्यूब में गैस को वेरी लो प्रेशर पे, यानी बहुत ही कम प्रेशर पे रखेंगे और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। तो जब कम प्रेशर पे उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे ग्लास ट्यूब में से, तो हमारा प्लाज्मा बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये प्लाज्मा का यूज हम लोग फ्लोरेसेंट ट्यूब में करते हैं, या फिर नियॉन साइन बल्ब जो है उसको, तो उसमें जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वहाँ प्रेशर जो है बिल्कुल लो रखा जाता है। तो जो भी उसमें गैस है वो आयोनाइज्ड हो जाता है और हमारा जो बल्ब है वो ग्लो करने लगता है, इसलिए उसको ग्लो करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और जो सबसे लास्ट जो हमारा है वो है अल्बर्ट आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये जो था इसको फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर कहे थे कौन? तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट भी कहे थे। तो इसके बारे में ज़्यादा ऐसे जानकारी नहीं है और हम लोग को पढ़ना भी नहीं है। तो यहाँ आपका जो चैप्टर था, चैप्टर फर्स्ट, जो कि हमारा था क्या? तो मैटर्स इन आवर सराउंडिंग, ये कंप्लीट होता है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।